सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। 12th स्टैंडर्ड वालों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। ठीक है, उस वायर के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। कल एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर था और यूनिफॉर्मली चार्ज था, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। तो आज वैसे ही एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। कल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग स्टडी की थी, आज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करने वाले, मतलब आज एक एरिया पर हम काम करने वाले हैं। कल हमने लाइन पर काम किया था, आज एरिया पर काम करेंगे। ठीक है, तो एक शीट है, शीट तो समझते हो ना, पतली सी थिन शीट है। ठीक है, मेटल की या किसी भी चीज की शीट हो सकती है, नॉन मेटल की भी हो सकती है। ठीक है, वो इनफाइनाइट एरिया की है, बहुत बड़ी शीट है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पूरी की पूरी शीट पर हर जगह पर चार्ज जो है वो सेम वैल्यू का है। जैसे कल वो वायर लिया था हमने, ठीक है, पूरा वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज था, वैसे ही ये इस बार शीट पूरी तरह से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर है? इस शीट की वजह से आपको एरिया निकालना है। फिर इंफिनिटी की कंडीशन वही हो जाती है। मैंने आपको जैसा बताया था कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर, हम एक फाइनाइट लेंथ के वायर को भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम समझ सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वायर का लेंथ और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये लेंथ, इस लेंथ के कंपैरिजन में डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो हम इस वायर को इनफाइनाइट वायर समझ सकते हैं, भले वो फिक्स्ड फाइनाइट साइज का हो। तो वही केस हमारा एरिया के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इस शीट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, देखते हैं तो पहले अपन वो शीट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा एक शीट। ठीक है, ये एक शीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। चलो मैं सपोज इस पे प्लस चार्ज ले रहा हूँ कि इस पे पूरी तरह से प्लस चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज भी लिया जा सकता है, बस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अलग आ जाएगा। तो ये आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, और इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर कर सकते हैं, बहुत बड़ा शीट है। ठीक है, अच्छा, अब मान लो इस शीट से कुछ दूरी पर, ठीक है, मतलब ऐसे आपकी शीट रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से आपकी शीट रखी हुई है, इससे थोड़ी दूरी पर, ठीक है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन कि वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर लाई करता है। ठीक है, हमारा P पॉइंट जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बराबर है। तो ये चार्ज शीट है और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। कल याद होगा लाइन चार्ज के लिए हमने लैम्बडा कंसिडर किया था, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसिडरेशन लिया था। आज एक एरिया है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसिडरेशन लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, मान लिया इसके ऊपर जो पूरी चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और सिग्मा आपको पता ही है, सिग्मा क्या होता है आपका, Q/A, ये तो पता है ना, हमने वो वीडियो में डिस्कस किया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, अच्छा, तो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला है, मतलब लगाएगा, ये पता करना है अपने को। तो याद है एक्चुअली ये जो सारे टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, दिस ऑल आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, राइट। जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो भी गाउस लॉ का यूज किया था, यहां भी हम गाउस लॉ यूज करेंगे। पूरा गाउस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा है अब। ठीक है, अब आगे जितने भी और टॉपिक्स होंगे ना, सब गाउस लॉ के एप्लीकेशन पर ही होंगे, और वहां होने का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक्स ही चल रहे हैं आपके चैप्टर के। क्लियर है? तो अब आपको गाउस लॉ लगाना है, तो गाउस लॉ लगाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, हमको एक गाउसियन सरफेस चूज करना पड़ता है, राइट, जैसा हमने लास्ट वाले टॉपिक में भी किया था। तो गाउसियन सरफेस हम इस तरह से चूज करते हैं, मैंने ये भी बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट पर से आपका गाउसियन सरफेस टच करके निकल जाए। ठीक है,
और साथ ही साथ गाउसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि सिलेंडर, स्फीयर इस तरह का होना चाहिए, राइट। क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, मैंने बताया था। तो आज हम कौन सा सरफेस चूज करेंगे ये बताओ। कल तो इतना था कि एक लाइन थी तो समझ में आ गया कैसे सिलेंडर ले लेते हैं इसके अगल बगल, है ना। आज तो ऐसा प्लेन है, इसमें क्या करोगे तुम। तो इसमें हम दो तरह के सरफेसेस चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम सिलेंडर चूज कर सकते हैं और दूसरा है कि हम पैरेलल पाइप चूज कर सकते हैं। पैरेलल पाइप कैसे चूज करेंगे देखो, थोड़ा सा डायग्राम मेरा क्या है, मैं ज़्यादा सुंदर बनाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जलन मत करना बस, ठीक है। मुझे पता है तुमको जलन होगी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये एक पैरेलल पाइप हमने कंसीडर किया है, इसको यहां से निकालो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल पाइप इस शीट को ना कट करता हुआ निकल रहा है। पैरेलल पाइप क्या होता है, पाइप समझ लो, पाइप। तो नॉर्मली जो आपने पाइप देखा है गोल वाला, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना, अंदर से खोखला पूरा सिलेंडर होता है। तो उसी की जगह समझ लो कि रेक्टेंगुलर पाइप है आपका, ठीक है। एक पाइप है जो कि रेक्टेंगुलर है, क्लियर है, तो उसे हम पैरेलल पाइप कहते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप आता है, और भी शेप के पैरेलल पाइप आते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगुलर वाला समझ लो ना, ठीक है। तो वो वाला पाइप का सेक्शन मैंने लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पाइप है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट जो यहां से गुजर रहा है ना। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल पॉइंट कंसिडरेशन किया हमने, लेकिन आप आगे देखोगे जैसे ये टॉपिक खत्म होगा कि ये पॉइंट फिर एक इंपॉर्टेंस का नहीं रह जाता है। तो फिलहाल उसको अभी इतना मत सोचो, फिलहाल सोचो कि इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक बात बताओ मुझे कि जो शीट है, ठीक है, ये शीट ऐसे रखी हुई है, राइट, और पॉजिटिवली चार्ज है चारों तरफ से, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। इस तरफ से अगर देखो तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, यानी इधर बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है। और अगर मैं इस तरफ से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलता हुआ दिखेगा, राइट, क्लियर है। तो मतलब आपका शीट ऐसे बीच में रखा हुआ है और आगे पीछे हर तरफ से ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहीं से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि शीट से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ मिलेगा, क्लियर है। तो इस जिस तरफ ये जा रहा है ना, इसको आप x डायरेक्शन ले लो, ठीक है, और ये जो इस तरफ का डायरेक्शन, इसको आप माइनस x डायरेक्शन ले लो, क्लियर है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो पाइप है वो x के डायरेक्शन में अलाइंड है, ठीक है। इस जगह पे आप सिलेंडर भी ले सकते थे, मैंने पहले ही बता दिया, ये पैरेलल पाइप टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है, इसलिए मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। आप इसकी जगह खाली सिलेंडर लोगे ना तो भी सेम टू सेम सारे कैलकुलेशन सेम टू सेम आएंगे, खाली इस पाइप की जगह आपको सिलेंडर लगाना और कुछ नहीं है, क्लियर है। अच्छा, तो ये माइनस x इस तरफ, प्लस x इस तरफ ले लिया हमने, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारा शीट बन गया भैया। अच्छा, ये हमारा पाइप बन गया। अब आपको क्या चाहिए, यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गाउस लॉ अप्लाई करना है आपको, है ना। तो गाउस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे इक्वेशन क्या है गाउस लॉ की, सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ, सॉरी ओवर क्लोज्ड एरिया इज ई बार डॉट डी ए बार, ठीक है। इसका सरफेस इंटीग्रेशन लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा इक्वेशन है, इसको ही यूज करना है हमको। अच्छा, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है ना। अच्छा, तो आपको क्यू एनक्लोज्ड चाहिए रहेगा, अरे क्यू एनक्लोज चाहिए रहेगा, तो पहले अपन क्यू एनक्लोज यहाँ पर निकाल ले, जैसा हमने कल भी किया था। हर एक मतलब जो जितने भी आपके एप्लीकेशन वाले हैं ना, गाउस लॉ के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, सब में एक फिक्स अप्रोच रख लो और वही अप्रोच सब में लगाओ, आपका आंसर आएगा। सबको अलग अलग से समझने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट ही है सब में, ठीक है। आपको क्यू एनक्लोज निकालना है, ई डॉट डी ए निकालना है, ठीक है। तो पहले क्यू एनक्लोज निकाल लेते हैं, जैसा हमने कल भी निकाला था। क्यू एनक्लोज कैसे मिलेगा आपको,
जो गाउसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज है वो निकालना है ना आपको। अच्छा, तो गाउसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज कैसे मिलेगा आपको पता है? कुछ ऐसे मिलेगा क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कुछ मानते हो? मतलब ये कि जैसे ये मेरी शीट है, इसमें से एक पाइप कट करके निकल रहा है, ठीक है? तो पाइप का जितना क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है, ये पाइप का जितना क्रॉस सेक्शन का एरिया है उतना ही क्रॉस सेक्शन का एरिया इसका कट करेगा ना वो, है ना? अगर आप सिलेंडर लगा लेते, ठीक है, मान लो ये वाला मेरा सिलेंडर, ठीक है, मैंने इसको गाउसियन सरफेस लिया, तो ये इसको टच करेगा ऐसे, राइट? इसको कट करता हुआ अंदर से निकलेगा, तो कितना एरिया निकालेगा? जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया कवर करेगा ना ये सिलेंडर के अंदर। तो वैसे ही हमारा एक पाइप है, ठीक है, तो उस पूरे शीट को पाइप कट करता हुआ निकल रहा है, तो जितना पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये वाला एरिया है उतना एरिया शीट का वो कट करेगा, बाकी एरिया को वो टच नहीं कर रहा है, ठीक है? वो कितने एरिया को मतलब कट करता हुआ निकल रहा है? जितना उसका खुद का क्रॉस सेक्शन का एरिया है उतना ही बीच में से काटता हुआ वो निकल गया है, ठीक है? तो ये वाला एरिया अगर मैंने मान लिया ए है, ये वाला हिस्सा मेरा पूरा है, ये वाला पूरा हिस्सा मैंने मान लिया ए है, तो मेरा ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? ए होगा। यानी जितना एरिया कट करके निकल रहा है वो कितना है आपका? ए है। क्लियर है? ए वैल्यू का एरिया कट करता हुआ निकल रहा है। ओके, तो आपको चार्ज एनक्लोज कैसे मिलेगा? यहाँ पर सिग्मा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस केस में क्यू एनक्लोज कैसे मिलेगा आपको? सिग्मा इंटू ए से मिलेगा। क्या मानते हो मेरी बात? पक्का? ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका वो ए है और उसमें आप सिग्मा मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या देगा आपको? चार्ज देगा। तो पूरे गॉसियन सरफेस में क्यू एनक्लोज कितना मिलेगा आपको? सिग्मा इंटू ए। क्लियर है? तो ये तो इक्वेशन मैंने लिखा था, खाली आपको यूज करना है कैसे क्यू मतलब कौन सा इक्वेशन यूज करना है इसलिए लिखा था। अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, कंसिडरेशंस और भी हमारे। तो कंसिडर, क्या कंसिडर किया था हमने? गॉसियन सरफेस which is a rectangular parallel piped having cross sectional area ए वैल्यू का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? सिग्मा इंटू ए। क्लियर है? उतना ही एरिया कट करके निकल रहा है वो, उसमें आप सिग्मा मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका पूरा चार्ज एनक्लोज मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये इतने पॉइंट्स लिख दिए हमने। अच्छा, चार्ज एनक्लोज निकाल लिया आपने, तो इक्वेशन आपकी जो थी यहाँ साइड में लिख लेते हैं आज। अब फिर से ई बार डॉट टी ए बार इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही इक्वेशन यूज करनी है ना आपको। तो क्यू एनक्लोज्ड मिल गया आपको और एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही लिखते हैं सिंपली। अब आपको क्या चाहिए? ई डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल चाहिए। ओके, ये मिटाते हैं अपन। अब मैंने आपको ये बताया कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, शीट से इस तरफ और इस तरफ, राइट, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको ये सोच, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट कैसे किया? देखो, चार्जेस के ऊपर डिपॉजिट करने का प्रोसेस है और चार्जेस एक दूसरे के साथ पकड़ के रहते भी हैं। ठीक है, किस तरह से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ये अभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। बस आपको इतना समझ लेना है कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट किए हुए हैं। ठीक है, खाली इतना समझ लो कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पूरे पॉजिटिवली चार्ज से, क्योंकि इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने का जगह नहीं है, ठीक है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा। क्लियर है? तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा या तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा हुआ है। अब वो ई डॉट डी ए जो है, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि सिलेंडर का जो ऊपर का, नीचे का और कर्व सरफेस, मतलब जितना भी एरिया यहां बनता है
वो सारे सरफेस एरियाज को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है ना, सबका फ्लक्स लेना पड़ता है हमको, है ना। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं फिलहाल कुछ एरियाज इन सबको अपन डिवाइड कर देते हैं, नंबर्स दे देते हैं, ठीक है। ये वाला अपना नंबर, सपोज x को नंबर दे दिया अपन ने 1, एक इस तरफ भी तो बनेगा ऐसा जो दिख नहीं रहा है अपने को, इसको अपन ने दे दिया एरिया का नंबर 2, ठीक है। ये ऊपर वाला है फ्लैट सरफेस, उसका एरिया 3, ऐसा एक नीचे बनेगा उसका एरिया 4, ये सामने वाला जो है हमारा उसका एरिया नंबर 5, और इसके पीछे एक बनेगा, ठीक है, उसको एरिया नंबर 6 दे देते हैं, ठीक है। समझे आप क्या बोल रहा, बात चल रहा है। पैरेलल पाइप्ड है, ऐसे कैसे समझा दूं, चलो देखो, ये एक तरह का पैरेलल पाइप्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका एक ऊपर एरिया है, एक नीचे एरिया है, टॉप बॉटम, ये आगे सामने की तरफ आपके, और एक इसके पीछे की तरफ, एक ये हमारा और एक ये हमारा, ठीक है। तो 6 एरियाज हैं। तो ये वाला मैंने 1 नाम दिया है, इसको मैंने 2 नाम दिया है ना, इसको 3 नाम दिया है, नीचे वाले को 4 नाम दिया है, ये सामने वाले को 5 और ये पीछे वाले को 6 नाम दिया है। क्लियर है, इस तरह से नंबरिंग की है मैंने। वैसे देखो, अगर देखो तो देखो, फिर से इसी को ले लेता हूं मैं, तो आपने इसको नंबरिंग कर दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो इस वाले एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो उस तरफ होगा, है ना, इस एरिया का। क्लियर है। फिर इस तरफ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे भी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एरिया, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन मैं टॉप वाले की बात करूं तो देखो, टॉप वाले का एरिया वेक्टर कैसा ऊपर जाता हुआ मिलेगा, है ना, ऐसा ऊपर जाता हुआ मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है ना, तो इस तरफ लो चाहे इस तरफ लो, ठीक है, ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो इसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लो और ये ऊपर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और ये ऊपर, तो बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फ्लक्स कितना होगा, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है तो फ्लक्स 0 होता है। ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं अपन, है ना, तो कॉस 90 0 होता है, ये तो पता है ना, कल भी देखा था अपन ने। तो ये वाले में इसके लिए इस एरिया का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। सेम नीचे वाले का भी, इसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर है या तो इधर है, तो फिर से एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसका भी फ्लक्स 0 होगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ सरफेस एरिया का फ्लक्स 0 हो गया। अब इसकी बात करो अगर, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ होगा, है ना। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ लो या तो इस तरफ लो, फ्लक्स कितना, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये मेरा एरिया वेक्टर और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर से दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर से फ्लक्स 0, और सेम पीछे वाले का भी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं अपन, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली along plus x and minus x direction, the flux associated with top, bottom, front and back एरियाज इज 0। क्लियर है। टॉप, बॉटम, फ्रंट आपकी तरफ और बैक जो दिख नहीं रहा है आपको, इन 4 एरियाज का फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। तो जो नंबरिंग किया है ना आपने, ये 3 4 5 6, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मिटा दिया। अपने को सिर्फ अब 1 और 2 से मतलब है। क्लियर है। तो अपन डेरिवेशन में सिर्फ 1 और 2 को ही दिखाएंगे। क्लियर है। मैंने 3 4 5 6 वगैरह जो लिखा था ये आपके समझने के लिए लिखा था, ये आपको एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है। आप खाली काम की चीज दिखाओ उसको, ठीक है। एग्जामिनर को आता है सब कुछ, आपको बस इतना बताना है कि आपको भी आता है, ठीक है। तो 1 2, तो उन सरफेस का तो फ्लक्स 0 हो गया। देयरफॉर द फ्लक्स एसोसिएटेड ओनली विथ एरियाज 1 and 2 will be considered। तो सिर्फ 1 और 2 एरिया का ही फ्लक्स अपन कंसिडरेशन में लेंगे। क्लियर है। तो अपन को सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करना है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरफ है, एक्स के डायरेक्शन में ही है, और इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा, है ना, इस तरफ 1 के लिए। तो इसका
सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करोगे तो क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए ही आएगा ना, खाली नहीं आएगा, पक्का? क्यों? चलो लिख लेते हैं, फ्लक्स विथ 1 सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड ई बार डॉट डी ए बार इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0। क्यों? एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0, यानी कि उसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और इसी को मैं सिंपली ई ए लिख सकता हूँ। क्या नहीं लिख सकता? ई तो आपका उस हर पॉइंट पर सेम ही आने वाला है, ई बाहर लिया, खाली आपका एरिया का इंटीग्रेशन होगा, तो आपका एरिया का इंटीग्रेशन करना, तो मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हो, है ना। और यहाँ तो एरिया भी नहीं निकालना है ना, ये जो पूरा एरिया है इसको आपने ए लिया ही हुआ है, पहले से एज्यूम कर लिया हुआ है कि वो ए एरिया है ना, तो इसको आपने ए लिया था, तो इसका पूरा इंटीग्रेशन ए आने वाला है ना। इंटीग्रेशन करके आपको ये पूरा ही मिलने वाला है ना। पहले आप एक छोटा सा एरिया लेते हो, है ना, जो डी ए लिखा है मैंने, इस हिस्से में मैंने एक छोटा सा एरिया लिया, क्लियर है, उस एरिया का ओवरऑल पूरा इंटीग्रेशन करूंगा ऐसे छोटे छोटे एरियाज का सारे, तो ये पूरा मिला के मेरे को बड़ा वाला एरिया यानी कि पूरा मेन एरिया ये क्रॉस सेक्शन का मिल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, पूरे को ई ए लिख दिया, क्लियर है। सिमिलरली फ्लक्स विथ 2 क्या होगा, डायरेक्टली इसका भी ई ए लिख दूं क्या, कैसे? अच्छा अब ये सोचो, यहां पर भी आप एक छोटा सा एरिया कंसीडर करोगे, स्मॉल एरिया, तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ डी ए मिलेगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, यानी यहाँ भी आपका थीटा कितना होगा, 0 होगा, है ना। जब आप इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर लोगे तो इधर मिलेगा ना, हमेशा हम बाहर की तरफ लेते हैं एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, थीटा 0 हो गया। यहाँ पर भी ऐसा था, इधर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इस तरफ होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो उस हिसाब से ये भी आपका ये ही होगा, है ना। अभी मिटा दूं मैं, तो आप समझ रहे हो, यहाँ भी फ्लक्स कितना है आपका, सेकेंड सरफेस के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स है वो भी आपका ई ए है, और फर्स्ट सरफेस के साथ जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो भी आपका ई ए है, क्लियर है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, ई ए प्लस ई ए, यानी कि 2 टाइम्स ई ए होगा, यानी कि ओवरऑल जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी ए बार है इस इक्वेशन का, ठीक है, वो आपका अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ई ए आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना, पक्का ना? क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? अब बोलोगे ई डॉट डी ए आप इसके लिए भी यूज कर रहे थे, ई डॉट डी ए आप इसके लिए भी यूज कर रहे थे, और आप बोल रहे हो कि ये भी ई डॉट डी ए दोनों का टोटल भी है उतना ही है, मतलब दोनों का टोटल करो तो भी ई डॉट डी ए मिल रहा है। अरे ई डॉट डी ए मतलब क्या, फ्लक्स निकालना है आपको ना, है ना। तो यहाँ जो मैं मेन इक्वेशन, ठीक है, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही है ना, चाहे आप एक सरफेस के लिए निकालो चाहे आप 10 सरफेस के लिए निकालो, ठीक है, सबका फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो पहला ई डॉट डी ए करके मैंने इसका फ्लक्स निकाला, फिर दूसरा ई डॉट डी ए करके मैंने इसका फ्लक्स निकाल दिया, दोनों को जोड़ दूंगा तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा मेरे को। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन सब का फ्लक्स तो 0 है, बाकी 4 का, है ना। तो पूरे 6 के 6 सरफेस का मिलाकर जो फ्लक्स लूंगा मैं, ठीक है, तो उसमें से 4 का 0 हुआ, मैंने एक्चुअली में चारों भी ऐड किया हुआ है इसमें, पर वो चारों 0 इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। इसका फ्लक्स, टॉप का, बॉटम का, फ्रंट का, बैक का, सारे 6 सरफेसेस का फ्लक्स जोड़े तो खाली इन दोनों का मिलता है, तो ई ए 0 0 0 0, 4 बार 0 और 2 बार ई ए, तो कुल मिलाकर 2 ई ए मिलता है आपको, है ना। चाहो तो यहां लिख लो बगल में भाई, बाकी सबका 0 0 है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स आपको 2 ई ए मिल रहा है। अब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, पूरे सरफेस का जो है वही है ना, फाइनल जो आंसर लिखना है आपको वो क्या, पूरे सरफेस के लिए लिखना है, तो पूरे सरफेस के लिए ई डॉट डी ए इक्वल्स टू सिग्मा क्यू इनक्लूज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये पूरा फॉर एंटायर गॉसियन सरफेस ऐसा लिख लो ताकि तुमको कभी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ तो हमको यूज करना ही था, हमको ये तो पता ही है,
है ना। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में से कहीं पर भी गाउस लॉ अभी तक वो नहीं किया है, मैंने आपको बता दिया कि हम लगाने वाले यही हैं, इसलिए उसको हमने साइड में लगा के रखा है। हम चल इसी के हिसाब से रहे हैं, लेकिन अब उसको हम ले आते हैं पिक्चर में। अभी वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, अब उसको पर्दे के सामने ले आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बार इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, आपका ये कितना आया है, 2EA आया है ना। ओवरऑल की बात कर रहे हैं अब अपन, ठीक है। अब एक एक सरफेस का नहीं निकाल रहे हैं अपन, ये पूरे 6 सरफेस का मिलाकर निकाल दिया अपन ने, ठीक है। तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड आपने पहले निकाल लिया था, कितना आया था, सिग्मा इंटू ए आया था, है ना। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, पर ये समेशन के लिए है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से कुछ कट रहा है क्या, यस, ए और ए कट जाएगा, तो आपका ई मिलेगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। यानी कि जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे ना, इसमें किसी भी पॉइंट पर आप निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये क्या गड़बड़ हो गई, आपको यहां से कुछ दूरी पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अब वो दूरी मैंने कहीं पर लिखा ही नहीं, देख रहे हो कि यहां से वो कितनी दूरी पर आ रहा है वो पॉइंट, है ना। कहीं अपन को यूज भी नहीं पड़ा, उसके बिना अपना पूरा काम हो गया, है ना। अगर मैं लिखूं भी, अगर मैं यहां लिख के रखूं भी कि मान लो यहां से यहां जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मेरा x है, ठीक है। मैंने मान लिया यहां से अगर x डायरेक्शन में, इसलिए मैंने x डिस्टेंस ले लिया कि ये आपका जो शीट है, उस शीट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है x, ठीक है। तो कहीं पर भी आया क्या, x नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि इस शीट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालो, वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, यहां कहीं डिस्टेंस नहीं आया। आपने जब कल निकाला था, जो पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो निकाला था हमने, क्या आया था, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसमें आर आ रहा था, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा था। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ठीक है। यानी जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है। लेकिन एक इनफाइनाइट शीट की वजह से देखो तो यहाँ कहीं पर भी आपका डिस्टेंस आ ही नहीं रहा है इक्वेशन में। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, दिस द आंसर सोर्स, आंसर मत लिखो, द फॉर्मूला सोर्स, ये खास पॉइंट ध्यान रखना, डेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट plane sheet does not depend on distance from the sheet. It is same everywhere. ठीक है, इसका मतलब इस शीट से आप 10 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर या 100 सेंटीमीटर दूर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी है, E इक्वल्स टू, अभी आया ना हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू फिक्स है हर जगह। और चाहे आप उस तरफ निकालो, चाहे आप इस तरफ निकालो, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, कितनी भी दूरी पर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही मिलने वाली है, फिक्स है, ठीक है। इस तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 0, इस तरफ जाओगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितने भी दूर जाओ, इस तरफ जाओ कितने भी दूर जाओ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अच्छा, ये तो अपन ने खाली उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया था। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो अपन इन वेक्टर फॉर्म E बार इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n hat, where n hat is unit vector taken along the point where we need to find electric field, ऐसा लिख लो। अब सिंपल तौर पर मतलब
इस केस में आपका एन हेड कहाँ हो सकता है पता है, या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो सकता है या तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि प्लस आई हो सकता है या तो माइनस आई हो सकता है। ठीक है, क्यों भाई, बाकी डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, खाली आपका एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो ये वाला प्लस आई हो जाएगा आपका और इस तरफ वाला आपका माइनस आई हो जाएगा। तो वो प्लस आई और माइनस आई, आपका जो एन हेड है ना वो या तो प्लस आई होगा या तो माइनस आई हेड होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। और अगर कोई और डायरेक्शन है, जैसे कि आपने तो इस बार क्या लिया था कि आपका जो पाइप है वो एक्स डायरेक्शन के मतलब अलोंग अलाइंड है ना, यानी कि आपका जो शीट है ना वो वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, शीट आपका वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है और उसको कट करता हुआ जो पाइप है वो एक्स के पैरेलल है। ठीक है, तो आपका जो पाइप है, ठीक है, वो शीट को कट करके निकल रहा है, यानी शीट और पाइप पैरेलल से, सॉरी परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ऐसा कह सकते हैं हम। तो फिलहाल आपका जो पाइप था वो एक्स के डायरेक्शन में अलाइंड था और ये जो शीट था वाईजेड प्लेन में था, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के डायरेक्शन में था। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में था, इसलिए आपका यहाँ पर जो एन हेड है वो अपन पॉजिटिव आई माइनस और नेगेटिव आई लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका शीट एक्स जेड प्लेन में रख दिया, नीचे रख दिया, ठीक है, यही शीट आप ऐसे पलट दो, नीचे की तरफ गिरा दो, तो इसका पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो अगर एक्स जेड प्लेन में लगाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगी, यानी कि यहाँ पर जो एन हेड आएगा वो आपका प्लस जे हेड या माइनस जे हेड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखा जिस डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ सकता है, कहीं भी अपन लिख सकते हैं। तो ये इतना टॉपिक आपका इनफाइनाइट शीट का हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, तो तब तक थोड़ा सा वेट करो, ये पूरा एकदम प्रैक्टिस कर डालो एकदम, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि कितना लिखना है। ठीक है, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में जब हम समझ रहे थे तो मैंने आपको धीरे धीरे एक एक चीजें लाते गया जो जो यूज में आती गई। ठीक है, अपन को इतना पता था कि अपन को ये लगाना है, बस गाउस लॉ का यूज करना है, इतना पता चल गया अपन को। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ रही थी हम धीरे धीरे यूज करते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम के लिए ना इतना सब नहीं सोचोगे, काफी टाइम जाएगा आपके डेरिवेशन करने में। आप उसको प्रैक्टिस करके रखो कि मुझे इतना ही लिखना है। ठीक है, कभी भी कोई भी टेस्ट आए, कोई भी एग्जाम है, मुझे इतना ही लिखना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करके तैयार करके रखो उसको। क्लियर है, पूछा जाए रात को 2 बजे झापड़ मार के उठाए, बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, लिखो डेरिवेशन, ये रहा 2 मिनट के अंदर। क्लियर है, तो उस तरह से प्रैक्टिस करो और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।